हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं। हेलोजन फैमिली आज से हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ग्रुप 15, 16 एंड ग्रुप 15, 16 कंप्लीट कर लिया हमने। 17 की आज से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, है ना। हेलोजन फैमिली हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस क्यों कहते हैं, है ना। तो देखिए, हेलोजन जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो एंड जेनस, है ना। ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है हेलो एंड जेनस। तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेनस का मतलब होता है बोर्न, ठीक है। तो सोल्ट को बोर्न करने वाले या सोल्ट को प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट्स ही हेलोजेंस कहलाते हैं, है ना। सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स को ही हेलोजेंस कहते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे सी है ना, समुद्र होते हैं, ये हेलोजेंस एलिमेंट की हेलोजन एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, है ना। मतलब कि वहाँ पर सी में हेलोजेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सी जो है एक ग्रेटेस्ट सोर्स है हेलोजेंस का, ठीक है। क्लियर है। हेलोजन वर्ड का मीनिंग आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। सोल्ट फॉर्मिंग, सोल्ट प्रोड्यूसर्स एलिमेंट को हेलोजेंस कहते हैं। चलिए, अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस हमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल ns2np5 which is 1 electron short of the next noble gas, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहली बात करें हम तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, है ना। इनके एटॉमिक नंबर की बात करें 9, इसका होता है 17, 35, 53 एंड एस्टेटिन का होता है 85, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो जैसे कि फ्लोरीन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p5 होता है ना, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, है ना। तो हर एक में जो नॉर्मल या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np5 रहने वाला है ना, ns2np5, ठीक है। जैसे कि ब्रोमीन की बात करें तो 3 के आगे क्या आता है 4, तो 4s2, 4p5 हो जाएगा, है ना। आयोडीन की अगर बात करें तो 5s2, 5p5 हो जाएगा। और अगर एस्टेटिन की बात करें तो 6s2, 6p5 हो जाएगा, है ना। एस्टेटिन वैसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको मेनली हम हेलोजन में काउंट नहीं करते हैं, है ना। हेलोजन हमारे मेन कितने हैं, 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। बट ग्रुप 17 हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ns2np5 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ns2np5 आने वाला है, ठीक है। तो हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात, है ना। ns2np5 नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हेलोजेंस में, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। आगे पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, है ना। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल इजीली आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की। तो इसमें लिखा है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ हेलोजेंस आर द स्मॉलेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं कि पीरियड्स में इनकी जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई है, साइज जो है वो स्मॉलेस्ट क्यों होती है, छोटी क्यों होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 13 एटॉमिक नंबर वाले एल्यूमिनियम की, है ना। 13 एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 14, फिर आता है फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, फिर आता है सल्फर 16 और फिर लास्ट में आता है क्लोरीन। अब देखिए, जो ग्रुप है उसमें हमने फर्स्ट का एलिमेंट यहाँ पर छोड़ दिया है ना। बोरोन छोड़ दिया है, नाइट्रोजन, कार्बन छोड़ दिया है, नाइट्रोजन छोड़ दिया है, ऑक्सीजन छोड़ा है और फ्लोरीन छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप के मेन मेंबर जो है, ये अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, है ना। मतलब कि अपने ग्रुप के एलिमेंट
मतलब अपने ग्रुप के जो एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब उल्टे ही होते हैं ये, है ना, मतलब अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, तो उनको हमने अभी छोड़ दिया है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की। तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। सल्फर की अगर बात करें तो 1s2 3p2, ठीक है। तो अगर इसकी फॉस्फोरस की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 3s2 3p3, एक एक इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाते जाएंगे, 3s2 3p4 3s2 3p5, कुछ इस तरह से, है ना। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है एक एक के नंबर में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी एक एक के नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो उसी शेल में इंटर करेगा, है ना, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो देखिए पीरियड की अगर हम बात करें तो इधर, है ना, इधर की बात करें पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती जाती है और हेलोजेंस आते आते बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई होती है हेलोजेंस की, है ना, ये किसकी है, हेलोजेंस की, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ पुश करता है, खींचता है, पुल करता है, सॉरी पुल करता है, खींचता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर हेलोजेंस की एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, स्मॉलेस्ट हो जाती है ना, पीरियड की अगर बात करें तो। चलिए, तो ये क्लियर है पीरियड में किस तरह से एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई स्मॉलेस्ट होती है हेलोजेंस की, है ना, क्योंकि नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम शेल में इंटर करता है, 3p में ही इंटर कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सेम शेल में इंटर कर रहा है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, सो इसीलिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई पीरियड की। अब हम बात करते हैं ग्रुप में क्या लिखा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम ग्रुप नंबर 15 से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही टॉप टू बॉटम हम जाएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं फ्लोरीन से, है ना, फ्लोरीन से अगर हम बात करें, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17। तो ये फ्लोरीन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर क्लोरीन की स्ट्रक्चर में बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, देखिए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर शेल्स हम देखेंगे फ्लोरीन में तो K एंड L 2 शेल हैं, है ना, यहाँ पर K L M 3 शेल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। चलिए अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें क्या लिखा है, हेलोजेंस हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। भाई लिटिल टेंडेंसी होगी ही सही इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्यों, क्योंकि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2np5, एक इलेक्ट्रॉन्स की बहुत भारी कमी है यहाँ पर। तो पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो इसलिए ये तगड़े वाले भिखारी होते हैं, है ना, किसी से भी भीख मांग लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की भीख ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ns2np5 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो इनमें लिटिल टेंडेंसी होती है, बहुत कम टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब पहली बात तो ये कि इनमें लेने की मतलब टेंडेंसी होती है, देने की नहीं होती है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किस रूप में देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर कर दें, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो पहली बात तो ये कि ये लेते अच्छे हैं, देते नहीं हैं, तो फिर ये देंगे कैसे, है ना। तो अगर ये देंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, भाई सिंपल सी बात है
है ना। तो यहां पर क्या लिखा है, दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। ये चीज भी हम ग्रुप 15 से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा ही है, फ्लोरीन में 2 शेल हैं, क्लोरीन में 3 शेल है ना। ब्रोमीन आएगा उसमें फिर 4 हो जाएंगे, है ना। कुछ इस तरह से एक एक शेल बढ़ता जाएगा। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उतनी स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रख पाएगा ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो जल्दी से रिमूव हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी दी हमने तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये 11th का टॉपिक है, बट फिर भी मुझे आपको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कोई हेलोजन है, हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, है ना, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई हेलोजन है, सपोज कीजिए कि हमारे पास फ्लोरीन है ना। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है। जैसे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 7, इसका होगा 2 7, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे ये, ठीक है। तो अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये लेस स्टेबल था, है ना। ये लेस स्टेबल क्यों था, क्योंकि यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, सो इसलिए ये हेलोजन या ये फ्लोरीन लेस स्टेबल था। और यहां पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, 2 8 हो गया है ना। अगर फ्लोरीन की बात करें तो 2 7 से किस में कन्वर्ट हो गया, 2 8 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब एक चीज आपको ये पता होगी कि अगर ज्यादा स्टेबिलिटी है तो एनर्जी कम होती है ना। और नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर स्टेबल ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं लेस एनर्जी, इसके पास क्या है, लेस एनर्जी है। और ये थोड़ा सा अनस्टेबल है ना, लेस स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, सो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, है ना, हाई एनर्जी। जितना कम स्टेबल उतनी एनर्जी हाई, जितना ज्यादा स्टेबल उतनी एनर्जी लेस होगी, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहां पर जो ये हेलोजन है इसकी एनर्जी है यहां पर 10 जूल, ठीक है, 10 जूल इसकी एनर्जी है। अब यहां पर ये लेस स्टेबल है, सो एनर्जी क्या है, हाई है। अगर सपोज कीजिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसने और किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स नेगेटिव में, यानी कि मोर स्टेबल हो गया, और इसकी एनर्जी 10 जूल से हाइपोथेटिकली कम हो गई, 7 हो गई, 7 जूल हो गई, ठीक है। सपोज करते हैं 10 जूल से 7 जूल हो गई। अब बाकी की जो 3 जूल एनर्जी है वो कहां पर रहेगी, वो उसको हम डिनोट करते हैं, जो 3 जूल एनर्जी है ना, 3 जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उसको हम डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से, ठीक है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि अगर स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है किसी एलिमेंट का, और वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये फंडा आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम थ्योरी देखते हैं, क्या लिखा है थ्योरी में, हेलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव
period because they have only one electron less than stable noble gas configuration। ठीक है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसीलिए इनकी जो EGE की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है ना। EGE की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये चीज क्लियर है। अब आगे लिखा है एज अ रिजल्ट दे रेडिली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसीलिए ये इजीली, है ना, क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, EGE ऑफ द हेलोजेंस बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, है ना। अब देखिए ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ब्रोमीन का साइज थोड़ा सा और बड़ा है, और आयोडीन का जो साइज है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं EGE की वैल्यू, है ना, EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, लेस नेगेटिव हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है, तो देखिए ये जो आयोडीन है ना, मैं आयोडीन यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब देखिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा है। भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का छोटा है, कम है, और आयोडीन का ज्यादा है एटॉमिक नंबर, तो यहां पर नंबर ऑफ शेल्स भी कम होंगे, यहां पर नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा है, तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको इंटर करने के लिए क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है या जो ये न्यूक्लियस है ये इसको कम अट्रैक्ट करेगा, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं लेस अट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो ये क्या करेगा, लेस अट्रैक्ट करेगा आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और यहां पर अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन में अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा कम है आयोडीन के मुकाबले। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस कम है, सो ये आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होगा इस न्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए जो EGE की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से EGE की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। ठीक है, अब एक बात यहां पर ये आती है कि फ्लोरीन जो है उसकी EGE की वैल्यू लेस है ना, क्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है, NCERT में भी ये है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से कम है। तो इसका रीजन ये है कि यहां पर साइज छोटा है ना, वॉल्यूम कम है। सो यहां पर अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि यहां पर साइज बहुत छोटा है, वॉल्यूम भी कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ेगा। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स का, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स का। सो इसीलिए यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो बिल्कुल इजी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर या क्षमता, कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लिखा है दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आगे लिखा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। आगे लिखा है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कंपैरिजन में कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इसको आई होप ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, तो आई होप आपको जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज है हेलोजेंस की वो बिल्कुल इजीली आज क्लियर हो चुकी है।